ये ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में भी हम लोग इससे पहले भी कुछ टेस्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर, ताकि इस पर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इसको अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दैट्स ऑल जी। थैंक यू सो मच शुजा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ऑफर डॉक्टर फराह की एकेडमी की तरफ से और इस लैब की तरफ से कि आप सब लोग 50% डिस्काउंट ले सकते हैं अपने किसी भी लैब टेस्ट पे। आप लोग ही नहीं, आपकी फैमिली मेंबर्स, तो किसी को भी करवाना हो आप ईसा लेबोरेटरी के हसन स्क्वायर हमारी इस वाली ब्रांच में आइए, रिसेप्शन पे आके आप लोग अपना CME का और डॉक्टर फराह का हवाला देके अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद 50% अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग पे जो है वो 50% ऑफ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं डॉक्टर फराह को इन्वाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ मैडम। थैंक यू। चलो मेरी बारी आ गई। प्लीज़। हेलो। हाँ, वैसे मुझे माइक की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आज जो है ये चेयर के पीछे ले जाओ या क्या कर रहे हो तुम लोग? मैडम मुझे मेरे कमरे में ट्राई अच्छा, मैं शुरू करती हूँ कि और वेट नहीं कर सकते हम लोग, आप लोग सेटल डाउन हो जाए पीछे वाले, और ये चेयर्स उनको सेटल कर दो ताकि आई थिंक अब और नहीं ले सकते लोगों को, बहुत ज़्यादा फुल हो। जी मैम। अच्छा तो नहीं लगता ये ले जाना चाहिए। मैम पीछे जगह नहीं और यहीं पे आ जाएंगे वो लोग, यहीं पे आप में से दो यहाँ आ जाइए। कॉर्नर में जगह है, एक बंदा यहाँ जगह दीजिए, वो बेटा यहाँ। अच्छा, आज हम लोग फीटल वेलबीइंग के बारे में बात करेंगे, और क्या नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब स्कैन कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो इसी के आ रहे होते हैं ना। तो मैंने देखा है, क्योंकि सारे इतने सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनकी रिपोर्ट्स में भी कभी बार मसले आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें देखना क्या है बेसिकली फीटल वेलबीइंग स्कैन में, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर का एक डिफरेंट तरीका होता है सारे फीटल वेलबीइंग देखने का। तो मैं, क्योंकि मेरा लेक्चर बड़ा इंटरैक्टिव होता है, तो हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये कि फीटल वेलबीइंग से मतलब क्या है आपका, कौन मुझे बताएगा? वो जब आपके पास आता है लिखा हुआ, डॉक्टर सारे भेजता है या मदर खुद भी आ जाती है कई बार, तो और हर ट्राइमेस्टर में आ रहा होता है ना फीटल वेलबीइंग, हर ट्राइमेस्टर में आ रहा होता है, तो क्या आपके दिमाग में क्या आता है उससे सोचते ही? या लाइटें ऑफ कर दो। हाँ मैं बताऊं? जी बताएं। ग्रोथ, पोजीशन, पोजीशन और उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, और बताओ। फीचर्स को हम जो है स्कैन करते हैं, तो इसलिए कहते हैं वेलबीइंग, मतलब कि उसकी ग्रोथ वगैरह को देखना, ग्रोथ वगैरह, ओवरऑल देखना, और प्रोग्रेशन ऑफ वायबिलिटी, गुड, और प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे, मतलब जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा, इंटरवल ग्रोथ कहते हैं ना उसको। और इसके अलावा एबनॉर्मलिटीज, कहाँ से आ गई आवाज? किसकी आ रही है? एबनॉर्मलिटीज की? तो पीछे से ये है भी नहीं अल्ट्रासाउंड की। हाँ, और इसके अलावा गेस्टेशनल एज, gestation age, okay, good, और very good, excellent, placenta, एवरीथिंग अबाउट फीचर्स, good, position of baby, बिल्कुल, absolutely, और number of fetuses और AFI, AFI, good, और अच्छा, तो काफी लोगों को काफी कुछ पता है माशाल्लाह, और ये कि लॉजिकल अप्रोच हम लोगों को करनी है ना, क्योंकि लॉजिकल अप्रोच नहीं होती। हम लोग जो है ना वो रखते हैं, बेबी का सर नजर आ गया तो ले लिया, सर्विस नजर आ गई तो ले ली, लेकिन जो मुझे सिखाया गया है वो मैं तुम लोग को आज सिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे मेरा पैशन रहा है, बल्कि मेरी ज़्यादातर ट्रेनिंग अल्ट्रासाउंड हुई है वो हाई रिस्क फीटो मैटरनल अल्ट्रासाउंड में। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये कि लेक्चर पावर पॉइंट में मैं अभी आती हूँ, इसकी बैटरी चेंज कर दी थी। तो सबसे पहले
नजर आ रहा है बोर्ड का? आपकी लाइट खोलें। आ रहा है? पीछे वाले को आ रहा है? नहीं। यस। तो बेसिकली हमें जो चीजें देखनी है वो सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, तो पहले तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक्चुअली जब फीटल वेलबींग का स्कैन नॉर्थ अमेरिका, सऊदी अरेबिया या ऐसी जो जगह जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, जब फीटल वेलबींग का जो स्कैन होता है वो मेरे कमरे से कुर्सियाँ ले आओ ना, जाके कमरे से कुर्सियाँ ले आओ। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का होता है बेसिकली वो फीटल वेलबींग का, ठीक है वो। लेकिन यहाँ पे फीटल वेलबींग का मतलब है कि शुरू से आखिर तक हम यही कर रहे हैं, राइट। तो जाहिर जगह जगह की बात होती है कि हमारे डॉक्टर्स को कितना नहीं पता होता, अल्ट्रासाउंड लिख रहे होते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। रिपोर्टें भी उनको अक्सर नहीं पढ़नी आती, हमें ट्रांसलेट करके देनी होती है। मुझे और कलर्स चाहिए मार्कर के, मेरे कमरे में भी रखे हैं। हाँ ठीक है। तो अब ये सवाल ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या देखेंगे, सेकंड में हमने क्या देखना और थर्ड में हमने क्या। और जो लॉजिकल उसका स्टेप है, लॉजिकल जो स्टेप्स हैं, नंबर वन सारे वेलबींग स्कैन्स में नंबर 1 पे है वायबिलिटी, ठीक है। पहले तो ये पता करना है जैसे हमने प्रोब रखा कि बच्चा जिंदा भी है कि नहीं, राइट। तो वायबिलिटी देखने के लिए हम क्या देखते हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोगों को एक बात बोलूं जो मैंने देखा है, वो ये कि एम मोड का रिकॉर्ड करना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। वो तस्वीर आपके अल्ट्रासाउंड जो एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट जो आप बनाते उसमें लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कल तुम लोग को ये नहीं कोई कह सकता कि बच्चा जिंदा नहीं था जब आपने स्कैन किया, आपने मिस कर दिया, ठीक है। और या अगर नाउजुबिल्ला बच्चा नहीं जिंदा होता है, वायबल नहीं होता, तो एम मोड नहीं आ रही होती ना, ठीक है। तो अच्छा, क्या हमें डॉपलर मारना चाहिए उसके ऊपर हार्ट पे? कौन कहता है यस, कौन कहता है नो? कौन कौन डॉपलर मारता है उसके ऊपर? करते हैं शुरू से, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा ओके। और कोई मारता है? बाकी कोई मारते नहीं थर्ड पे। अच्छा, रीजन ये तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना आगे वाली। हाँ, हार्ट बीट की जो किसी की होती है एक रिक्वेस्ट के सुना दें तो अपने डॉक्टर के पास जाके सुन लेना, उनके पास तो वो चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसको, डॉपलर। एक्चुअली हमें भी रखना चाहिए, नोट टू सेल्फ, है ना, किसी को। अच्छा, तो अगर ये बिल्कुल ठीक कहा कि फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में अगर हम डॉपलर मारेंगे तो फीचर्स के सेल्स जो है वो हीट अप होने के चांसेस हैं। 1 डिग्री पे कहा जाता है, 1 डिग्री हीट अप हो जाता है। इन विट्रो देखा गया है, यानी कि पेट्री डिश में जब सेल्स को या चूहों में देखा गया है कि जब आप अल्ट्रासाउंड न्यू बेबीज को मारते हैं तो वो 1 डिग्री उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हीटेड होगा तो जाहिर है जब रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो हाँ एबनॉर्मेलिटी के चांस आते हैं। हम तो नहीं चाहते कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो ना हमारी वजह से, किसी और रीजन से हो सकती है लेकिन हमारी वजह से ना। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मदर्स होती है जो बहुत एप्रीहेंसिव होती है ना, जिसकी वजह से ये डॉपलर क्योंकि इनको सुना दें आप, जो पेशेंट को पता नहीं कैसे पता जाता है कि सुना सकते हैं उनको, है ना। गूगल, हाँ, जो एक्सपर्ट होगी प्रेगनेंसी जिसके बहुत हो चुके होंगे बच्चे जिनके अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो लोग ही कहते हैं गायनी सेटअप में जाते हैं तो सोनोग्राफी सुनाते हैं, बट उनके ज़हन में वो कांसेप्ट होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो एक जो प्रिंसिपल है फिजिक्स का, ए लारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, उसका मतलब ये है कि आप यूज जो है अल्ट्रासाउंड जब करते हैं, जब भी आप डॉपलर डालते हैं फीचर्स पे, तो आपके पास इतना रीजन होना चाहिए डालने का। अब ये थोड़ी कि शौकिया डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3D अल्ट्रासाउंड में बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं, हम लोग बहुत करते थे सेंट माइकल्स में, टोरंटो में 3D, क्योंकि वो हाईएस्ट यूनिट था। उसमें बच्चों की एबनॉर्मैलिटीज देखने के लिए, क्लेफ्ट पैलेट को बना के दिखाने के लिए कि किधर से किधर तक है,
सर्जरी की तैयारी करने के लिए या कोई और आंखें साइड पर हुई हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए उसके लिए 3D यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये कि वैसे रूटीन में शौकिया जो 3D का यूज़ है, जैसे कि बहुत सारी जगह वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में भी पैसे लेके तस्वीरें निकालती थी बच्चों की कि 3D पिक्चर उनको डिलीवरी से पहले मिल जाए, शौकिया, तो उसके लिए भी मना होता है करना, ठीक है। लेकिन सारे कमर्शियली तो होती हैं चीज़ें, और 3D तो बहुत कम, अब तो 4D आ रहा है वैसे भी, लेकिन ये कि 3D करने का बहुत लोगों को वहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और आता भी। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप हार्ट बीट, बैक टू वायबिलिटी, तो वायबिलिटी में फीटल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, कितनी? फ्यूचर स्टूडेंट है। 140 to 170 is normal. अच्छा, ओके, यस, 120 to 160. वेरी गुड। और 120 to 160, एब्सोल्युटली करेक्ट, 120 to 160 इज नॉट। अच्छा, तो 160 से ज्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? टैकीकार्डिया। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा मसला हो। अच्छा, ड्यूरिंग मूवमेंट जब बच्चा हिल रहा होता है तो हाई हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूसली हाई नहीं होनी चाहिए मोड डालने पे। अच्छा, दूसरा ये कि ब्रैडीकार्डिया कितने पे होता है? बिलो 110, बिलो 110 ब्रैडीकार्डिया होता है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑल्सो ना, स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट इज नॉट अ गुड साइन। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ बच्चों की 90-80 आ रही होती है, तो आपको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। सबसे पहले तुम लोगों ने शुरू करना है एमओ निकालना, ठीक है। उसके बाद तसल्ली होगी बच्चा जिंदा है, हम बाकी अपना काम करेंगे। ज़ाहिर है बायोफिजिकल प्रोफाइल भी नहीं हम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते कि बच्चा मतलब अलाइव नहीं है ना, ठीक है। और ज़ाहिर है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम वायबिलिटी प्रूव करते हैं ना कि बच्चा अब वायबल है, वायबल का मतलब है जिंदा है, इसका दिल धड़क रहा है, चाहे हमें बच्चा पूरा नजर ना आ रहा हो लेकिन फ्लिकर है, कार्डियक एक्टिविटी है, तो ऑलवेज जूम इन, ऑलवेज जूम इन। इतनी दूर से मत देखो कि मतलब यहाँ से मैं K2 देख रही हूँ, है ना। तो वो सेक्शन आप निकालें जहाँ पे आपको हल्की सी फ्लिकर नजर आ रही है, या उस एरिया को जो जेस्टेशनल सैक है उसी को जूम इन कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। अगर आपने मिस कर दिया और आपने कह दिया कैफिटल एक्टिविटी नहीं है, तो वो तो टर्मिनेशन करवा के आ जाएगी डीएनसी का। और ये हमें शुरू में सिखाया गया था कि कभी कभार आप जब ट्रेनिंग में होते हैं और कभी कभार जब बहुत एक्सपर्ट भी हो जाते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी डायग्नोसिस पे, तो आप मिस कर सकते हैं चीज़ें। तो हमेशा मैग्निफिकेशन, हम अपने सब स्टूडेंट्स को ये बताते हैं प्लीज़ मैग्नीफाई करो, प्लीज़ पूरी जो स्क्रीन है उसका इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं हो कि लिवर ऊपर चढ़ा हुआ पूरी बैक स्पेस आई है इसके अंदर ना। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द इमेज शुड बी ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट, 2/3। यानी कि अगर ये मेरी स्क्रीन है तो मेरी हर चीज़ की जो डेप्थ है वो इधर तक आ रही होगी, चाहे वो जेस्टेशनल सैक मैं ले रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी ले रही हूँ, इतना दो उंगलियों की मैं स्पेस नीचे छोड़ती हूँ ताकि मुझे अच्छा तो नजर आए, राइट। तो दिमाग मेरे पास वो फील्ड है, यार ये अच्छे नहीं लग रहे बच्चे खड़े हुए, कितनी देर तक खड़े रहेंगे? चेयर देखो और है जी, हाँ। अच्छा, अच्छा, फिर उसके बाद एक तो वायबिलिटी होगी, सब क्लियर है। अच्छा, मेरा पर्पस ये नहीं है तुम लोगों से पावर पॉइंट दिखाना, मेरा पर्पस ये कि तुम लोग यहाँ से निकलो बाहर तो तुम लोगों को रट्टा लगा हुआ हो, है ना। क्योंकि देखो द थिंग इज कि इतने बिजी वर्क स्पेस में जिंदगी के साथ में मसरूफ होके जो है वो हम लोग किताबें खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, ऐसे ही है ना यार? नहीं है, ऐसा ही है। हाँ, मैं तो पूरे रात भर तक रीडिंग करती रहती हूँ, लेकिन ये कि वो मेरी अपनी आजकल बड़ी डांटनी नहीं पूरी मेरी। तो उससे ये कि व्हेन यू बिलीव द नो देन यू नो दिस थिंग बाय एट द बैक ऑफ योर हैंड ना, कि आपको कोई पूछे तो आपके आगे। तो हमने बात की 120 to 160, 160 से ज़्यादा टैकीकार्डिया, 110 से कम ब्रैडीकार्डिया। ओके, तो आपने उस पर रिपोर्ट पे लिखना है ना ब्रैडी है, टैकी नॉर्मल है हार्टली। ओके, गुड। जूम इन करना लाजमी है, जूम इन हमेशा करें। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है?
तो फर्स्ट चीज हो गई 6 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 वायबिलिटी, स्टेप 2 नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, हैशटैग, हाँ इस पे कौन बैठेगा भाई, चलो चीजें हटा लो यहाँ से। अच्छा अपने लिए लाई थी, तो टीचर बेचारी खड़ी है पास, ये क्या बैठ रहा है, ये ले लो चेयर। अच्छा इसको मैं अंदर रख लूँ, ये अच्छा ओके। तो नंबर ऑफ जेस्टेशन, यानी कि बच्चे कितने हैं भाई, मेरा बड़ा दिल था मेरे ट्विंस होने के, अब क्या करना। हाँ तो बचपन का ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ अभी नहीं हो सकता, अब मीरो कॉल आ रहा है करीब करीब। हाँ वो मैं यंग लगती हूँ। अच्छा 46 हो रही हूँ मैं 25 को, माशाल्लाह। हाँ ये भी 46 साल के हो गए। अच्छा चलो, तो क्या नाम है, क्या बात कर रहे थे, नंबर ऑफ जेस्टेशन, ये भी रिकॉर्ड हो गया सही लाइन। तो अच्छा तो नंबर ऑफ जेस्टेशन कैसे देखेंगे हम, ओके तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइडियली हम देखेंगे, वायबिलिटी चेक करते हुए नजर आ जाएगा, राइट। तो सिंगल है तो आसान है ना, लेकिन जब डबल है तो हमें प्रूफ करना है कि क्या है। हाँ मतलब डाई कोरियोनिक, डाई तो दो तरह के होते हैं, ऐसा किसी कोई ट्विंस करता है, कोई सभी करता है। ट्विंस में दो तरह के ट्विंस होते हैं ना, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं तो इसमें मेरा क्या, तो ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनो डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक है ना। अच्छा ये वाला जो होता है इसका मसला है, इसमें मसले होते हैं, है ना। और ये वाला जो होता है ये लकी होते हैं लोग, इसमें ये है कि इनकी जो मेम्ब्रेन जो डिवाइड कर रही होती है वो थिक होती है, ओके, क्योंकि इसमें डाई एमनियोटिक का मतलब है दो बैग्स हैं, डाई कोरियोनिक का मतलब है कि दो प्लेसेंटा हैं, इनके दोनों के प्लेसेंटा अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो डाई एमनियोटिक यानी दो अलग अलग जगह दो प्लेसेंटा हैं, तो दे आर हैप्पी बेबीज ट्विंस, ठीक है। यहाँ पे मसला आ जाता है क्योंकि ये प्लेसेंटा क्या कर रहा है, बिल्कुल क्या होता है, एक बैग तो होता है, हाँ, लेकिन उसके बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है ना। अभी कुछ दिनों पहले ग्रुप में किसी ने डाला था, नहीं पर्सनल मुझे मैसेज किया था, किसने किया था, अच्छा तो क्या नाम है, उसमें ये था कि एक सैक एम्प्टी था लेकिन लैम्डा साइन थी, तो उससे पूछा था एमनियोटिक बैंड है कि नहीं, तो ये भी हो सकता है कि खत्म हो गया हो ना, क्योंकि इसमें यही होता है ना कि वो दूसरा वाला बच्चा जो है जो स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके पास ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, दूसरे को कहा जाता है एक तरह से, यानी उसका वेट कम होने लगता है तो तभी जल्दी डिलीवर कर लेते हैं, लेकिन अक्सर होते हैं जो शुरू में ही खत्म हो जाते हैं बच्चे, तो सिंगल रह जाता है, सिंगलटन रह जाता है। तो बात ये कि ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल है, ट्विन है तो मोनो एमनियोटिक डाई कोरियोनिक, ठीक है। यहाँ पे मसले इनके रहते हैं क्योंकि इनके वो आपस में शंटिंग हो जाती है ब्लड की, ठीक है, एक दूसरे का ब्लड ले लेता है, और ग्रोथ की इश्यूज रहते हैं इनको, ठीक है, कॉन्जॉइंट हो जाते हैं, एक्सीलेंट। तो ये तुम लोग याद रखोगे, अगर थिक मेम्ब्रेन नजर आ गई, मैंने मोटी सी लाइन बनाई है, तुम लोग को जिंदगी भर याद रहेगी कि डॉक्टर फरा ने मोटी सी लाइन बनाई है ना। तो वो मोटी सी लाइन इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि तुम लोग को याद रहेगी थिक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए मैं हमेशा भूल जाती थी, फ्रैंकली, तो ठीक है। तो जाहिर फिर हमने वायबिलिटी के बाद नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज चेक कर ली, राइट, ओके। देन वी आर कमिंग टू द स्टेप नंबर 3, क्या है, एज मतलब आप क्या कह रही है, बायोमेट्री, आप क्या कह रही है, क्या कह रही, जेस्टेशन एज,
बायोमेट्री, बायोमेट्री मीन्स ग्रोथ, ओके, हाँ मेजरमेंट्स ना, तो बायोमेट्री कहते हैं इसको। फिर हमने कहा मेजरमेंट कर लिया। अच्छा, ये तो मैं तुम्हें जो डिफरेंट जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी मैं खुद कैसे करती हूँ, मुझे कैसे सिखाया है, ठीक है। तो बायोमेट्री, बायोमेट्री में आपने मेजरमेंट्स लेनी। मेजरमेंट्स कौन कौन सी लेनी है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाए वापस। योग सैक की मेजरमेंट लेते हैं आपके साथ? अच्छा, योग सैक की अगर मेजरमेंट लेंगे तो कैसे लेंगे? MSD तो वो जैसे नहीं, वो नहीं होता। ये योग सैक है ना, हाँ योग सैक है ना ये। तो योग सैक को इन टू इन मेजर करते हैं, ये मैं बता दूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन टू इन, आउट टू इन टू आउट, यू नो, इन टू इन। CPD के लिए भी क्या है? CPD के लिए इनर टू इनर लेते हैं ना, डायमीटर इन टू इन। तो इसका क्या है? इसका भी इन टू इन है, ठीक है। ऑन टू ऑन भी होती है मेजरमेंट, इसकी इन टू इन होती है। अच्छा, योग सैक में हम क्या क्या देखते हैं? अब एक जेस्टेशन सैक आपको नजर आ गया, आपने जेस्टेशन सैक मेजर कर लिया, कुछ भी नहीं नजर आ रहा उसमें, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप पे आपको योग सैक नजर आना शुरू होता है, छोटा होता है, नजर नहीं आता। उसके बाद योग सैक, योग सैक में क्या स्पेशल चीज है देखने के लिए? हाइड्रोपिक योग सैक। जी, हाइड्रोपिक योग सैक। हाइड्रोपिक योग सैक क्या मतलब है इसका? अगर आपको योग सैक का साइज बड़ा नजर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इनलार्ज, अच्छा ओके। और क्या देखेंगे? कोई लिफ्ट नहीं रहता योग सैक को, जिसका प्लेसेंटा को लिफ्ट नहीं रहता है? सब गिल्टी स्माइल्स कर रहे हैं, मैं सही कह रही हूँ? हाँ मुझे पता है ना। हाँ, क्या योग सैक में क्या देखेंगे? स्माइली फेस। उसके योग सैक, भाई अंडे की जर्दी होती है ना, वैसे ही लगना चाहिए। अगर अंडे की जर्दी टेढ़ी बेढ़ी होगी या कुछ अंदर उसके नजर आ, हम खाएंगे उसको? वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इट हैज टू बी अ परफेक्ट सर्कल। कोई कैल्सिफिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें टेढ़ा बेढ़ा इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही तुम लोग ये चीजें देखोगे तो यू नो दैट द प्रेगनेंसी इज डूम्ड। क्योंकि अगर योग सैक अच्छा नहीं है तो इट्स नॉट गोना बी अ गुड साइन फ्रॉम द बिगिनिंग। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ एबनॉर्मैलिटी, ठीक है। ज्यादातर का तो लकीली अच्छा ही होता है, मतलब, लेकिन ऐसे भी देखे गए योग सैक्स जो कि हमने इसके बाद ना जरूर लिखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अलग होगी, सेकंड की थर्ड। तो योग सैक का परफेक्ट होना इज द बेस्ट साइन फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अच्छा, उसके बाद भी होता है कि फिर वायबिलिटी नहीं आती है, लेकिन योग सैक में कोई भी इरेगुलरिटी, हाइपर इकोइक होना, उसका इरेगुलर होना इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट नजर आएगा फीटल पोल, है ना? फीटल पोल और कार्डियक फ्लिकर। अच्छा, कितनी एज पर, ये तो अक्सर होता है मसला, कितनी एज पर ट्रांस पैच पे फीटल पोल आना चाहिए? 5.5 वीक्स पे ट्रांस पैच पे नजर आना चाहिए। हाँ, कौन कह रहा है? ये मदिया सही कह रही है, मुझे पता है। 5 वीक्स पे ट्रांस पैच पे जेस्टेशनल सैक और फीटल पोल विजिबल होता है। अब द प्रॉब्लम है इसके, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता उनकी साइकिल का, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो और कितने लोग यहाँ पे लॉक करते हैं अपनी साइकिल को? क्या हुआ, ऐप डाउनलोड की है? 3 ही थे सिर्फ, मैं 50 से ज्यादा लोग हैं इस वक्त यहाँ पे हैं। क्यों बाकी लोग फिक्रमंद नहीं है अपनी साइकिल्स के बारे में? मुझे तो होना चाहिए, हाँ। अच्छा, उसका ये होता है ना कि 30 को आई थी तो अब 30 को आएगी, वो वाली चीज है ना, ऐसे ही होता है ना, वैसे ही। लेकिन भाई 28, 26 डिपेंड करता है ना आपका कितना लंबी साइकिल है। तो 28 दिन मतलब 30 को तो नहीं आएगी ना, जल्दी आएगी, फिर आपकी साइकिल के डेट्स चेंज होने शुरू हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप लोगों को नहीं पता उस तरह से और जो मदर्स आती है उनको भी नहीं पता होता, उनको हम लोग बड़ा नोट से देख रहे होते हैं, क्या तो नहीं पता
तुम्हारी साइकिल कब थी, है ना? तो वो तो 5 वीक्स पे जेस्टेशनल प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, सारे बीटा एचसीजी कराते हैं। तो 5 वीक्स पे ट्रांस बैच पे जेस्टेशनल सैक नजर, जेस्टेशनल सैक उसी सूरत में नजर आएगा अगर ट्रांस बैच आप लोग नहीं कर रहे होगे, अगर ऊपर से करोगे, थिन फीमेल है, लीन फीमेल है, तो जूम इन कर लो भाई, जूम इन कर लो। 6 वीक्स पे आपको नजर आना चाहिए ऊपर से, ठीक है? तो ऊपर से अगर नजर आ रहा है ट्रांस एब्डोमिनली तो 6 वीक्स क्रॉस करेगी ना, राइट? तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रांस बैच नहीं करना आता, तो सारे ट्रांस एब्डोमिनली करेंगे। तो ट्रांस एब्डोमिनली जब करोगे तो अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है तो जूम इन अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। सेटिंग्स ज़रूरी है कि आपने सेटिंग्स अपनी पेल्विक या गायनी OB1 पे लगाई हुई है, ठीक है? क्योंकि सेटिंग से बड़ा फर्क पड़ता है, ओके? अच्छा, और अगर आपको नहीं नजर आए 6 हफ्ते पे जेस्टेशन सैक, वो बता रही है 6 हफ्ते की डेट है, तो उसका मतलब आगे पीछे उसकी साइकिल हो गई होगी, है ना? तो फिर आप उसको कितने दिन बाद मिलाएंगे? 2 वीक्स तक तो उसकी स्ट्रेस आउट रहेगी, वो किसी और जगह चली आएगी वो 2 वीक्स बाद, क्योंकि आपको टेस्ट पॉजिटिव आ गया ना, एक्टोपिक की भी फिक्र शुरू हो गई है ना? स्ट्रेस एक्टोपिक का के ऊपर भी हो गया, तो यू हैव टू कॉल हर नेक्स्ट वीक विदिन 5 to 7 days. Don't call her so late. Follow-up scan within 5 to 7 days for confirmation of viability, है ना? रिपोर्ट पे ये लाइन लिखनी जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद हार्ट बीट नजर आ जानी चाहिए 6 हफ्ते पे, फ्लिकर। ओके गुड, सो वी हैव टू, अच्छा अगर फ्लिकर नजर नहीं आई, जेस्टेशनल सैक नजर आ गया, फिर क्या करोगे? फिर भी 5 to 7 days में उसको बुलाओगे, ठीक है? हाँ, because cardiac activity is not seen, baby might be too small, तो come back after 5 to 7 days. अगर तुम लोग लिख लोगे ना तो उसको भी इत्मीनान हो जाएगा। कोशिश करा करो पेशेंट को स्ट्रेस में ना रखो कि अभी बेबी बहुत छोटा है, अभी आप अगले हफ्ते आएंगे तो इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। इस तरह करके ये नहीं पता ना वो स्ट्रेस में आ जाएगी कि नहीं भाई पॉजिटिव नहीं है या व्हाटएवर, मतलब कुछ मसला हो रहा है प्रेगनेंसी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं और हम क्या देखेंगे? फिर उसकी क्राउन रंप लेंथ, अगर मतलब फीटल पोल की मेजरमेंट, तो आपने जेस्टेशनल सैक की मेजरमेंट जब ली तो कितनी मेजरमेंट्स ली? हाँ, ओके, मीन, तो वो है MSD, मीन सैक डायमीटर, ठीक है? मीन सैक डायमीटर आइडियली जो है वो 3 दफा, एक्चुअली मैं अभी से बता दूं कि हर मेजरमेंट जो आप फीटस की लेते हैं या किसी भी चीज़ की लेते हैं, सिवाय सर्विक्स और प्लेसेंटा वगैरह की, वो 3 दफा लेते हैं। कोई भी नहीं लेता, मुझे पता है। कितने लोग लेते हैं 3 दफा? BPT कितनी दफा लोग लेते हैं? 3 दफा। 3 दफा लेते हैं सब, गुड। 3 दफा लेना लाजिम है, क्योंकि हमारी भी मेजरमेंट ऑफ हो जाती है ना जब हम ले रहे होते हैं, तो वो मशीन का काम है कि वो एवरेज करके हमें बता दें अगर आप आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कि फिर मेरी मेजरमेंट और मध्या की मेजरमेंट मैच करेगी, क्योंकि इसने मीन लिया है। अगर ये सिर्फ 1 लेगी और मैं 3 लूंगी तो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये रूल है, बाय लॉ वी हैव टू डू इट 3 times। अच्छा, MSD का भी ये है कि मीन सैक डायमीटर 2 प्लेन्स में लेते हैं, ट्रांसवर्स और सैक। और सबको पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि 2 स्प्लिट करके आपने स्क्रीन में लेना है। तो अब यहाँ ही बना देती हूँ मैं, क्या करूँ जगह में। तो एक तरफ आपने लंबा सैजिटल रख लिया, दूसरी तरफ आपने ट्रांसवर्स रख लिया। सैजिटल में आपने U क्रॉस डाला और ट्रांसवर्स में आपने 2 क्रॉस डाले। हाँ, ऐसे ही होता है। किडनी भी इधर ही डाल देते हैं बीच में। मेजरमेंट्स जब लेते हैं ना, ट्रांसवर्स में नहीं लेते लोग मेजरमेंट्स, अभी मैंने पिछली दफा देखा। सैजिटल का मतलब ये है, अच्छा इसका रीजन क्या है मैं एक और दफा बताऊं, कि किसी भी चीज की मेजरमेंट अल्ट्रासाउंड में लेंथ इनटू विड्थ, LWH, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 0.523। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं करते, लेकिन ये है कि मशीन करती है हमारे लिए। लेकिन ये कि यू शुड नो, क्योंकि कुछ लोगों के पास पुरानी मशीनें होती है, नहीं होता तो वो करते हैं मल्टीप्लाई ना। तो लेंथ का तो मतलब मेरी लेंथ लोगे तो यूं लोगे क्या तुम लोग, है ना? अगर मैं 5 फुट 6 इंच की हूँ तो सुपीरियर टू इंफीरियर लोगे ना। तो ये सैजिटल की जो तस्वीर है वो सुपीरियर टू इंफीरियर है,
राइट? तो ये हो गई लेंथ, ठीक है? फिर अगर ये विड्थ लोगे तो यूं लोगे, कैसे लोगे, है ना? अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? और फिर हाइट इधर ही लेंगे हम, ओके? एंटीरियर टू पोस्टीरियर, हाइट एंटीरियर टू पोस्टीरियर होती है, ठीक है? और लेंथ इनटू विड्थ, तो हमारे पास 3 डायमेंशंस आ जाएंगी। ये MST मीन सैक डायमीटर की बात नहीं है, सिर्फ ये बात है हर चीज की। अगर मैं ओवरी मेजर करूंगी तो भी मैं ऐसी करूंगी, अगर मैं कोई ट्यूमर मेजर करूंगी तो भी मैं ऐसी करूंगी, मैं यूट्रस मेजर करूंगी तो भी मैं ऐसी करूंगी, ओके? बिकॉज ये मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे पता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट का क्या मतलब है, और विड्थ और हाइट। अच्छा, कुछ लोग ये भी ले लेते हैं हाइट को, लेकिन उससे फॉर्मूला गलत हो जाता है, क्योंकि आपने वो L पहले रखेगा मशीन, फिर वो W रखेगा तो WH हो जाएगी, तो टेक्निकली इट्स रॉन्ग, क्योंकि बिकॉज अगर आपको पता हो गया फॉर्मूला क्या है, तो और अगर आप पेज पे लिखते हैं ना लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो आप उल्टा लिख रहे हैं ना उसको, विड्थ को हाइट और हाइट को विड्थ। वैसे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये कि जो अल्ट्रासाउंड उसको अच्छा आता है उसको देखते ही वो बता देगा कि उल्टा उल्टा उन्होंने किया है। फिर आपकी क्वालिटी सफ़र करेगी, क्योंकि आप दूसरे से कम अपने आप को पाएंगे और दूसरा आपको कम समझेगा, ये हो जाता है ना? लेकिन ये लकीली यहाँ पे ज़्यादा लोगों को आता नहीं है इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे तुम लोगों के लिए, क्योंकि क्या पता तुम लोग बाहर चले जाओ क्या हो, तो वो यू नो ऑलवेज मेक अ स्टैंडर्ड दिस थिंग। अच्छा, तो ये हो गई, क्लियर है ना? इसको मैं बता दूँ तो जेस्टेशन, सब 3 दफ़ा हम जेस्टेशन सैक लेंगे तो हमारी मेजरमेंट आएगी। कितने दिन तक हम ये लेंगे, वीक्स तक जेस्टेशनल सैक मीन सैक डायमीटर, जब तक हमारे पास CRL नहीं आ जाती ना, क्योंकि CRL आ जाएगी तो हम CRL कब आती है? 7 वीक्स। 7 वीक्स के बाद हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है? अब वो भी दे सकते हो चाहो तो, लेकिन ये है कि उसकी वो कम हो जाती है, रिलायबिलिटी, ठीक है? सही है, 7 वीक्स तक। जब CRL आ गई, हेलो CRL आ गई, तो उसके बाद जो है वो हम मेजर करना शुरू करेंगे उसको, बेबी को ना। तो CRL में और क्या क्या दे सकते हैं, तो मतलब आपने लेंथ ले ली, वो भी 3 दफ़ा लेंगे आप, है ना, ताकि आपकी मीन आ जाए इसकी। और इसके अलावा और क्या देखोगे? कार्डियक एक्टिविटी देखोगे, और क्या रह गया? फ्यूचर प्लेसेंटा अभी तो बना नहीं होगा ना, 11 वीक्स के बाद बनता है, 12 वीक्स के बाद। और हाँ, कौन क्या बोला? हाँ, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, बिल्कुल 11 वीक्स पे न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी देखेंगे। फिर और क्या देखेंगे? पैथोलॉजी ऑफ यूट्रस, लाइक बिल्कुल एक्सीलेंट, हाँ बिल्कुल ऐसे क्या है। बेबी में आप फ्यूचर ब्रेन भी देखेंगे, रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन का देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें खाली जगह नहीं चाहिए, ठीक है? हमें देखना है उस वक्त, क्योंकि हम लोग जो है जब हायर रिस्क यूनिट में स्कैन करना शुरू करते हैं, तो हमारा पहला जो एनाटॉमी स्कैन होता है ना, वो 16 वीक्स पे हो जाता है, 14 to 16 वीक्स पे, जिसमें बेसिक हम करते हैं। स्पेशली जो मदर्स जिनके बहुत सारे एबनॉर्मल बच्चे आते रहते हैं ना, उनका जल्दी करते हैं, ताकि उनको अगर टर्मिनेशन करानी हो तो वो करवा सकें, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि हवा बहुत है लेट है। अच्छा, फिर उसके बाद द अदर थिंग इज कि रोम्बेनसेफेलॉन जो फर्स्ट फोरब्रेन है, वो प्रूव करता है कि इसका ब्रेन डेवलप हो रहा है ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ब्रेन डेवलप हो रही है ना, कुछ है वहाँ पे, खाली तो नहीं है ना, राइट? अच्छा, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी कौन कौन करता है यहाँ पे? एक बंदा आता है तुम लोगों को करना न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी? एक सेमिनार, एक वो होता है सर्टिफिकेट कोर्स फीटल मेडिसिन फाउंडेशन से, जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी के ऊपर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। पता है उसके बारे में? अभी हम लोग करीब हम लोग करवाएंगे उनके साथ मिलके ना, तो तुम लोग कर लेना, क्योंकि इट्स गुड टू हैव दैट सर्टिफिकेशन। इवन इन टोरंटो जितने भी जो हाई रिस्क रेडियोलॉजी में है या सोनोग्राफी में है,
यूएस में सबको करना पड़ता है, वो ज़रूरी है और बहुत मुश्किल होता है, हर इतनी फेल करते हैं तस्वीरें फल्ला। तो होता है कि आपको जो है 3 अपनी बेस्ट तस्वीरें भेजनी होती है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी की, ठीक है। फिर वो आपको कहते हैं हाँ आपको आता है, फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं और फिर हर साल आपको हर 1 साल या 2 साल में आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि यानी कि आप एनटी में सर्टिफाई हो गए हैं। अब एनटी क्यों करता है बंदा? डाउन सिंड्रोम या और भी जो ट्राइसोमीज या कोई ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं उसमें भी बढ़ जाता है, लेकिन मोस्टली कॉमन जो है वो हमारा डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम के लिए करता है। देखो लाइफ बिल्कुल चेंज आती है लोगों की जिनके डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात होगी। आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। यहाँ आ जाते हैं। तो हमने बात की वायबिलिटी की। वायबिलिटी जो है वो तो अक्रॉस है ना। नंबर 2 है जेस्टेशनल सैक या एमएसडी मेजरमेंट, ठीक है। फिर है सीआरएल, अगर बच्चा बड़ा हो गया फिर फीटल कोल्ड की मेजरमेंट, ठीक है। फिर है एंटी। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये यूट्रस की बात करेंगे, लेकिन पहले बेबी की बात कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप वायबिलिटी में आ गई ये चीज़ है ना। फिर नंबर आ गया, ये भी नंबर लिखा गया। अच्छा, फिर बायोमेट्री आ गई, आपने मेजर कर लिया। चौथा में क्या आना चाहिए? बायोमेट्री क्या है? आवाज आ रही है मुझे। एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, और फीटल क्या? फीवर लेंथ। अच्छा, और प्लेसेंटा और नंबर 4 ओके। तो नंबर 4 टेक्निकली इज एनाटॉमी, क्योंकि जैसे आपने बायोमेट्री की तो आपकी नजर एनाटॉमी पे चली गई ना। इसको बता दें। अच्छा, और फिर 5 जो है वो एनवायरनमेंट यानी कि जिस जहाँ जो उसका घर है ना उसके बारे में। और 6 तो आपकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट भी क्या लिखना है, ये तुम लोग के 6 स्टेप्स हो गए। अच्छा, अब एनाटॉमी की बात करते हैं। जाहिर है हम सेकंड ट्राइमेस्टर में जाएंगे तो एनाटॉमी की बात शुरू हो जाएगी ना हमारी। एनाटॉमी कब करते हैं? कब करते हैं? एक सा सवाल है लेकिन फिर भी 18 to 22 वीक्स। अच्छा, और एनी मोर आइडियाज? लिम्बर्ड्स तो नजर आ जाते हैं फर्स्ट टाइम। वो तो लिम्बर्ड्स से नजर आते हैं, मेजर तो नहीं करते लेकिन। और फीटल कार्डियक स्कैन आता है तुम लोगों को? सिखाया है किसी ने हार्ट के बारे में? अच्छा, क्या करते हैं? कौन से मंथ्स में, वीक्स में तुम लोग करते हो ना एनाटॉमी स्कैन? अनोमली एनाटॉमी स्कैन बिफोर। आइडियल टाइम इज 18 to 20 वीक्स। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, मैं से वेट करी थी। और भी लोग कुछ कहेंगे लेकिन किसी को कहा नहीं। 18 to 20 वीक्स। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 16 हफ्ते पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज डोंट ट्राई इट। ओके, 16 वीक्स, लेकिन आइडियल टाइम इज 18 to 20 वीक्स। 20 वीक्स के बाद क्या होता है मसला? बहुत देर हो जाता है, सब चीज बन जाता है, नजर तो आ जाता है, लेकिन ये कि बेसिकली मकसद क्या है 18 to 20 वीक्स में करने का? बेटा यू हैव टू वी कांट लाइक वी डोंट हैव स्पेस टू। अभी तो आने दो, आगे हम लोग। मैम एक्चुअली कोई रास्ता नहीं मिल रहा था डॉक्टर। हाँ ठीक है, आने दो। लेकिन ये कि खड़े अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये उठा लो फिर चेयर। प्लान द प्रेगनेंसी की आउटकम डिपेंड करता है। तो अनफॉर्चुनेटली 18 to 20 वीक्स में तुम लोग को अबॉर्शन टर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है? क्या है? देखो शुरू में देखो पहले तो डीएनसी में अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डीएनसी से काम चल जाता था, ठीक है। आफ्टर कितने हफ्तों के
बाद डिलीवरी करानी पड़ती है? 20 वीक्स के बाद 20 वीक्स पे डिलीवरी करानी पड़ती है। डिलीवरी फीमेल, हम लोग सब फीमेल्स है ना यहाँ पे, तो डिलीवरी जो है बहुत ट्रोमेटिक होती है ना फीमेल्स के लिए कि डिलीवर। डीएनसी भी ट्रोमेटिक तो होती है, लेकिन डीएनसी करवाना और डिलीवर कराना इज डिफरेंट। किस किस का हुआ है यहाँ पे? सॉरी, हाँ, और किसी के हुए भी अबॉर्शन, मिसकैरेज, डीएनसी? किसी का भी नहीं हुआ, को बताना नहीं चाह रहा। वो एब्डोमेन हुआ था, सॉरी एब्डोमेन, तो उन्होंने कहा जब तक कंफर्म नहीं होगा कि सोनोलॉजिस्ट इतनी अच्छी नहीं थी, वो वेकेशन की समझ पे आपको पता है सोडियम फॉल सोडियम चल जाएगा, फीटो मेडिसिन कंफर्म करेंगे देन अबॉर्ट करेंगे। अगर कोई मिस्टेक होगी तो डायरेक्टली नाम लेके तो ऐसे अबॉर्ट करेंगे। और मैं हॉस्पिटल पाकिस्तान इतना मैंने सफ़र किया, इतना सफ़र किया, लिखा आपने सुना? या तो मुझे पाकिस्तान होता या तो मुझे कोई सर्टिफिकेट है जब रियली ये प्रॉब्लम है, तो वो कंडीशन में भूल नहीं सकती हूँ। बोल नहीं सकती, माँ के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है इसका। जी। मैं बता रही हूँ, मेरे सारे प्रोसीजर हो चुके हैं। और मेरा पहला बेटा हुआ तो वो 2 साल की उम्र में ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकंड वाला हुआ तो उन्होंने कहा से मल्टीफीटल एब्नॉर्मैलिटीज़ है, उसको टर्मिनेट कराना था। तो उन्होंने लाइव बेबी को, मेरी जो जेनेटिसिस्ट थी वो यहूदी औरत थी, तो मैंने उससे कहा कि देखो 120 दिन का जब बच्चा होता है तो उसमें से रूह फूंक दी जाती है। तो कहती है हमारे रिलीजन में भी ऐसा ही है, यहूदी थी। तो मैंने कहा अगर 120 दिन से ज़्यादा होंगे तो मैं इसको कैरी करूँगी टर्म तक, ठीक है, फिर जो भी वो देखा जाएगा। तो उसने भी जल्दी जल्दी, मेरा टेस्ट जो था वो जर्मनी जाता था, तो खैर वो ओवर क्रिसमस थोड़ा सा डिले हो गया, तो हॉस्पिटल मुझे ले नहीं सका ड्यूरिंग दैट टाइम, मेरी बुकिंग नहीं आई हॉस्पिटल में माउंट साइना में। तो उन्होंने कहा कि एक लोकल कैनेडा में थी मैं उस वक्त, लोकल क्लिनिक है वहाँ चले जाएं। वहाँ मैं गई। अच्छा जाहिर है क्योंकि मुझे तो चाहिए था, मेरा पहला बच्चा था, मतलब दूसरा बच्चा था, पहला ख़त्म हो गया था, तो जाहिर है बहुत अफसोस भी होता है, आप बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ पे बच्चियाँ आई हुई थी बैग लटका के पीछे, वहाँ पे ऐसे मतलब लोग आए हुए थे जो कंटिन्यूड करवाते हैं ना, मतलब टर्मिनेशन, और उनमें से मैं थी जिसको बच्चा चाहिए था और करवा रही थी और ज़िंदा था बच्चा। तो लेकिन एक टेरेबल ऑर्डीन, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये, और जो माँ गुजर रही होती है उसको पता होता है। तो इसलिए तुम लोगों की इम्पोर्टेंस या वैल्यू किसी की ज़िंदगी को चेंज करने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टें निकालते हैं ना तो वो ज़िंदगी का दारोमदार जो दूसरा होता है, क्योंकि देखो हम दुआएं भी ले सकते हैं और बददुआएं भी ले सकते हैं ना, और कोई मतलब हमें दे सकता है, और पूरी ज़िंदगी भर। डॉक्टर ईसा जो मेरे फादर थे, उन्होंने कहा कभी किसी की बददुआ नहीं लो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाओ, जिसकी वजह से आई थिंक डॉक्टर ईसा लैब और ख़ुद डॉक्टर ईसा बहुत लकी रहे, क्योंकि मतलब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। तो ये मैं कह रही हूँ क्योंकि आपकी रिपोर्ट से ना लाइफ चेंज हो सकती है ना, चाहे आप ट्यूमर कह दें, चाहे कुछ भी कह दें, चाहे मिस्टेक कर दें, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो बैक टू अनॉमली स्कैन, सो दैट्स व्हाई द अनॉमली स्कैन इज सो इम्पोर्टेंट। At 18 weeks when the mother comes, she doesn't have much time anymore ना, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली, उसके बाद उसको बड़ा फटाफट काम अपना करना पड़ेगा, जो भी डॉक्टर देख रहा है। तो जितनी जल्दी वो करेगी उतना बेहतर होगा, बजाय ये कि वो लेके चली जाए और आपने मिस कर दिया। ठीक हो, अगर नहीं आता रिफ़र कर दो फौरन, डोंट अटेम्प्ट इट, डोंट ट्राई टू डू। आपकी कैपेसिटी नहीं, आपको हर एक को अपनी कैपेसिटी का पता होता है ना, तो नहीं है कैपेसिटी, इट्स ओके। इफ़ यू डोंट नो सेंड हर। भाई बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी कंफ्यूज आती हूँ, है ना, और फिर सोचती हूँ उसके बारे में, उसको नेक्स्ट डे बुलाऊंगी या कुछ इस तरह होगा। लेकिन ये कि नेवर मेक अ रिपोर्ट, रिफ़र कर दो, जहाँ पे भी रिफ़र करना है रिफ़र कर दो। इट इज़ बेटर फॉर यू टू डू दैट रादर देन अटेम्प्ट समथिंग दैट यू डोंट नो मच अबाउट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अनॉमली स्कैन में हम क्या क्या देखेंगे। आज अनॉमली स्कैन का लेक्चर नहीं है, लेकिन वैसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हेड वो चेम्बर हेड से स्टार्ट करेंगे, क्या कह रही हैं डॉक्टर मैम? स्टार्ट फ्रॉम द अबव हेड को देखेंगे, तो उसके लिए भी एक लॉजिकल अप्रोच है ना। अब मैं अगर उम्मीद ये है मेरी कि मुझे कोई देखता है तो पहली मेरी शक्ल देखेगा, आदमी को नहीं कह सकता लेकिन ये कि मेरी उम्मीद यही है कि मेरी शक्ल है ना,
लॉजिकल है ना, आप मेरी आंखें देखेंगे पहले या मैं क्या बात कर रही हूँ या व्हाटएवर, राइट? तो सर से शुरू करो, पाँव पे खत्म। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है बच्चा इतनी वियर्ड सी पोजीशन में आप सर नहीं कर सकते, राइट? तो आप वेट करते हैं कि थोड़ा घूमे फिरे, यू नो, तो उतनी टाइम में आप और चीजें ले लो। लेकिन अगर लॉजिकल अप्रोच नहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड यू मेजरमेंट तो हमने कर ली थी बीपीडी वगैरह की भी ऑलरेडी, हमने स्टेप 3 था हमारा, है ना? हाँ, स्टेप 3 था। तो अब हमें एनॉमली देखनी, तो हमने ब्रेन से लेके शुरू किया है। तो ब्रेन में क्या क्या देखेंगे? वेंट्रिकल्स, वेरी गुड। और थैलेमाई प्रेजेंट है कि नहीं है? पानी तो नहीं है कोई अंदर? ब्रेन के अराउंड, स्कल के अराउंड कुछ प्रोट्यूट तो नहीं कर रहा? एंसेफेलोसील या कोई ऐसी चीज तो नहीं है? फिर सिस्टर्ना मैग्ना, सेरिबेलम और न्यूकल फोर्ट की मेजरमेंट्स, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स, इनको मिस नहीं कर सकते। उसके बाद फेस में क्या देखेंगे? है ना? तो ये डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है, बाय ऑक्सीपिटल डायमीटर और इंट्रा ऑक्सीपिटल डायमीटर, और ये सब इक्वल 1:1:1 होने चाहिए ना, सब बराबर होने चाहिए, ठीक है? वरना फिर लगेगा कि साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, नेजल बोन है, नेजल बोन देखिए, यानी कि प्रोफाइल लेना बहुत जरूरी है फेस का। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रोफाइल तो ले रहे होते हैं लेकिन नाक नहीं होती उसके अंदर, मतलब जो बोन है ना वो ब्राइट नजर आनी चाहिए। कभी कभार स्किन की ले लेते हैं, वो बोन नहीं होती उस पिक्चर में, तो ये बहुत ख्याल रखो क्योंकि एंगल बिल्कुल 90 डिग्रीज पे आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद फेस के बाद और क्या देखेंगे? लेंस ऑफ आई भी देख सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि आँख खुलेगी, लेंस नजर आ जाएगी आपको चाहिए। और फेस, तो नोज और लिप्स का जो शॉट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट होता है। ये आता है लेना, कौन कौन लेता है? यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, तो ये शॉट लेना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आपको बीम यूं जा रही हो, ठीक है? तो बड़ी आसानी से आ जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन यू हैव टू शो इट इन एन अनॉमली स्कैन। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है? उसके बाद फिर हम आते हैं, ये तो फेस हो गया ना पूरा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं, कहाँ पे आते हैं? चेस्ट पे। नेक में क्या देखना है? क्या देखना है? नकल फोल्ड तो देख लिया ना हमने सर पे, फ्यूजन जो होती है नेक, वो तो हम स्कल जब देखेंगे फिर नजर आ जाएगी। सिस्टिक हाइड्रोमा वगैरह, हाँ अगर नजर आ रहा है, चलो सिस्टिक हाइड्रोमा देख लिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद चेस्ट पर आ जाते हैं। चेस्ट में हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हार्ट, ठीक है? 4 चेम्बर हार्ट, तो जो उसकी बीच की सेप्टम होती है ना, वो दिखानी बड़ी जरूरी है। सेप्टम जो है, सेप्टम मतलब ये कि ये अगर दिल है हमारा, तो ये जो सेप्टम है ना, ये कुछ तुम लोगों को नहीं आता हो लेकिन ये जरूरी है तुम लोगों को दिखाना, ये वाली होनी चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया। अच्छा, ठीक है, ये बड़ा जरूरी शॉट है। ज़ाहिर एमोट तो तुम लोग लोगे, जो बात हो चुकी है वायबिलिटी के हवाले से, ठीक है? उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है देखना? चेस्ट में आउटफ्लो ट्रैक किसको, मुझे पता नहीं, आते किसी को आते हैं? यहाँ पे आउटफ्लो ट्रैक आते हैं, लेते हैं आप लोग? चेक तो करते हैं, जब होता है फीटस तो प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगी कार्डियक की ना, क्योंकि फीटल कार्डियक का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है ना। अच्छा, उसके बाद डायफ्राम, क्योंकि हमें देखना है डायफ्राम इंटरप्टेड तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि स्टमक ऊपर आया हुआ हो या कोई इस तरह की चीज हो, है ना? डायफ्राम का इंटैक्ट दिखाना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि वो फिर उसके बाद फिर आप अपना एब्डोमेन शुरू करेंगे। फिर आप क्या देखेंगे उसके बाद? स्टमक, बबल पहला नजर आना चाहिए, जरूरी है, इट्स मैंडेटरी टू सी इट। और क्या नजर आना चाहिए? किडनीज और ब्लैडर, ठीक है? ब्लैडर, और ब्लैडर के साथ हमें 3 वेसल कॉर्ड, यानी 2 क्या अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है? क्या 2 आर्टरी 1 वेन, ठीक है? तो वी आना चाहिए आपके ब्लैडर के, ठीक है? तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने एक्सट्रीमिटीज चेक करनी है सारी, और जेनेटेलिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे। पाकिस्तान में तुम लोग बता देते हो कि नहीं बताते? बता देते कभी सर, नहीं बता। अच्छा, वैसे बाय लॉ यू कांट टेल, बाय लॉ, ठीक है? पता लगा लड़की निकल आई, लड़का कह दिया सारी पिंक शॉपिंग हो गई, है ना?
तो लीगली यू आर नॉट अलाउड टू से अनलेस एंड अनटिल दे हैव अ previous history of something that is related to the genitalia कि मतलब कुछ का डेवलप नहीं होता या you know ट्रिपल एक्स हो गया या कुछ ऐसे, ठीक है। तो वैसे यू शुड नॉट टेल। अल्ट्रासाउंड में लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पेशेंट को कुछ बताएं, बल्कि जहाँ तुम लोग काम कर रहे हो ना वो लंबड़ा वाला लिख के लगा दो वी आर, क्योंकि उससे पहले होता है पेशेंट पहले ही पढ़ लेता है, उनको ऑलरेडी पता होता है। अगर आप मुंह से बोलोगे ना कहेंगे नहीं आप बताएं लगाए तो तुम लोगों को तकलीफ होती है, खुद लगा लो तुम अपने अपने उसमें, है ना। उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में वी आर नॉट अलाउड टू रिवील रिवील एनी फाइंडिंग्स। एक रीजन और भी है कि अगर किसी की प्रीवियसली फीमेल्स हैं और फिर अगर हमने बता दिया कि एक और फीमेल, यही तो रीजन है वो ऐसा शॉक होता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो जाता है। ये मुझे किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया। इंटरनली इसको फील होता है कि अब बेबी कौन है, क्या हो जाता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। हां मतलब एक एट द टाइम मेंटली शॉक में जाता है तो उसकी वजह से सब सिस्टम खराब हो जाता है। हमारे आँख में देखो बात असल में ये है, वो एक दफा मैं स्कैन कर रही थी, एक लड़की आई कि बेटा है बेटी है, फिर वो मदर इन लॉ भी आ रही है उनके साथ, बताएं भाई आप कौन है पहली बार, यू नो। तो फिर उनको निकलवाया तो बुरा लग गया उनको कि निकलवा दिया बाहर। भाई उसका क्या ताल्लुक के अंदर आने, पहली बार तो अलाउ नहीं करें आप मदर इन लॉ वगैरह को हस्बैंड को आने के लिए, क्योंकि प्रेशर में औरत इतनी होती है, हम लोग सब औरतें हैं ना, प्रेशर में इतनी औरत होती है कि आप भी उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है वो, और उसको कहो कि नहीं हम नहीं बता सकते, जहाँ जाना है उसको जाके करवा लिया, जेनेटिलिया का बहुत शौक है ना, लेकिन आप ना करो खुद से, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हम आगे से तो सेकंड ट्राइमेस्टर का हो गया ना, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद हम वो करेंगे अच्छा ग्रोथ तो हम लेते रहे इंटीग्रल ग्रोथ, लेकिन जो फीटल वेलबींग का स्कैन होता है इट स्टार्ट्स आफ्टर 34 वीक्स, ठीक है। टेक्निकली क्योंकि फीटल वेलबींग का जो एक्चुअल स्कैन होता है वो बायोफिजिकल प्रोफाइल पे मबनी होता है, ठीक है। अब वो बायोफिजिकल प्रोफाइल लोगों को करना नहीं आता होता, एक पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो अलग चार्ज करते हैं, वो अलग चार्ज करते हैं, ऐसे ही है ना। और तीसरा ये है कि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ थर्ड ट्राइमेस्टर में जब तक आपने बायोफिजिकल प्रोफाइल उसका नहीं किया, लिखा हो नहीं लिखा हो, क्योंकि फीटल वेलबींग क्यों करता है बंदा, क्यों करता है। तुम लोगों ने कहा ग्रोथ है ना, आपने कहा नहीं, क्या कह रही है, क्या दे पैथोलॉजी देखेंगे, गुड, हाँ एक्सीलेंट, और आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल एक्सीलेंट। सबसे पहले तो हम देखना चाहते हैं कि डेथ तो नहीं होगी, है ना, तो और कोई पॉजिटिव फैक्टर तो नहीं जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी बच्चे की, इसलिए दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बिल्कुल मेरी क्लास फेलो की तरह लग रही हो, पीछे बैठी है तुम्हारे आगे, तुम नहीं इससे पीछे, हाँ ये जो लड़की बैठी है ना, मेरी क्लास फेलो सोफिया उसकी तरह लग रही है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2-3 दफा कि वही बैठी है। तो क्या नाम है, तो हमारा जो काम है, मकसद है हमारा वो करने का, वो ये है कि अलाइव बेबी तो है लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीटल वेलबींग का मेन मकसद होता है। अच्छा हम लोग के पास जो डॉक्टर भेजता है वो ग्रोथ के लिए भेजता है एक्चुअली, लेकिन आपको पता है ना आपने क्या काम करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में तो मैंने बता दिया सारी चीज़ें तो हैं वायबिलिटी, लेकिन इसमें एनाटॉमी के अलावा अनोमली स्कैन है ना। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐड हो जाता है, इसमें आप ब्रीफ एनाटॉमी प्रोफाइल करते ही हैं, ब्रीफ, और बायोमेट्री करते हैं, है ना, और हम करते हैं अल्लाह भला करे बीपी, ओके। डॉपलर करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिनको डॉपलर आता है, और डॉपलर की बात तो नहीं कर सकते हैं लेकिन ये कि डॉपलर करते हैं टू प्रूव दैट एवरीथिंग इज ओके। ये क्लियर हो गया सबको, मैं बोर्ड बता रही हूँ, मैं पावर पॉइंट्स पे जा रही हूँ। बीबीपी बायोफिजिकल प्रोफाइल, किस किस को बायोफिजिकल प्रोफाइल करना आता है यहाँ पे, सच सच बता दें। अच्छा नहीं करना आता, सच सच बता, नहीं आता,
किसको नहीं आता? किसी ने सुना है इसके बारे में पहले? तुम लोगों ने सुना? किस ने सुना? अच्छा, गुड। भाई देखो ना, ये लेक्चर्स का मतलब ही है कि तुम लोगों को ये चीजें आ जाए ना। ये तो जजमेंटल एनवायरनमेंट तो है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठी हैं, नहीं है, ठीक है। और अब आप नहीं सिखाया गया तो उसमें आपका कोई कसूर तो नहीं है ना, टेक्निकली स्पीकिंग। वही बंदा वही होगा जो सिखाया गया होगा, ठीक है। तो बायोफिजिकल ले लो। बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में भी हम बात करते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रीफ आपने एनाटमी देख ली, मेजरमेंट लोगे तो उस वक्त ही देखते रहोगे ना, सर से नीचे तक शुरू करोगे तो तुम लोग सारे देख रहे होगे कि कोई प्रोट्रूजन तो नहीं है, कुछ ब्रेन में कुछ एबनॉर्मैलिटी तो नहीं आ गई। अच्छा, अगर मेल बेबी होता है तो उसमें टेस्टिस का में हाइड्रोसील देखना ज़रूरी होता है, पता है नहीं तुम लोगों को? नहीं पता? अच्छा, तो टेस्टिस जो है ना उसमें नज़र आ जाता है। मिटा दूँ मैं? मोबाइल बंद होने वाला है। अब हम उस पे जाते हैं, स्लाइड्स पे, और करते हुए जाते हैं कि बेसिक का तो